हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्लास 10 के लिए। तो केमिकल रिएक्शन से पहले आपको याद होगा हमने क्लास 9th में केमिकल प्रोसेस पढ़े थे और फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो पहले वहां से शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, फिर केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, किसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसी होती हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल चेंजेस से। तो थोड़ा सा याद करो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब वैक्स पिघलता है तो किस टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब भी वैक्स पिघल रहा है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। केमिकल चेंज वही होगा जिसमें कोई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, बट यहाँ के इसके केस में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बस एक स्टेट ही तो चेंज हो रहा है। वैक्स सॉलिड था और जब उसको आपने गर्म कर दिया, मेल्ट कर दिया, तो लिक्विड ही तो बन गया। तो स्टेट चेंज होने से केमिकल चेंज नहीं होता है, वो फिजिकल चेंज ही रहेगा। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। पानी के अंदर आपने शुगर को डिजोल्व कर दिया तो किस टाइप का चेंज है? ये भी तो फिजिकल चेंज ही है, उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ये भी एक नॉर्मल फिजिकल चेंज ही है। फिर देखो, आप वेजिटेबल को चॉप करते हो, सब्जियों को काटते हो, तो उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा, तो कैसा कैसा प्रोसेस है, वो किस टाइप का चेंज है? वो फिजिकल चेंजेस है। फिर पानी गर्म कर दिया, तो पानी गर्म करने से क्या होगा? फिजिकल चेंज ही होगा, उसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो क्या होता है, इस टाइप के चेंजेस में कोई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं दे आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। अगर हम दूसरी तरफ बात करें अभी केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो आप सोचोगे कि अभी इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है, बट इसमें केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो हमारा बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, जब उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उसके साथ में, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होता है कि दो केमिकल चीजें आपस में रिएक्ट करके एक अलग केमिकल बनाती हैं, अलग प्रॉपर्टी वाला केमिकल बनाती हैं। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। और जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन होता है, ग्रेप्स जब फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें लिकर बनता है, वहां पे भी केमिकल फॉर्म हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। फिर है फूड का डाइजेशन, फूड जब डाइजेस्ट होता है स्टमक में, तो वहां पे भी तो केमिकल प्रोसेस ही होता है, केमिकल चेंज हो रहा है। फिर देखेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी तो केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज हो रहा है कैसे? अभी वो भी आप समझते हो, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि किस तरीके से लाइट की हेल्प से, पानी की हेल्प से और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना फूड प्रोसेस करते हैं, वो ग्लूकोज स्टार्च बनाते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। फिर है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का पक जाना, जब फ्रूट पकता है तो भी केमिकल चेंज होता है फ्रूट्स के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जब आप देखते हो, जैसे पेपर का जलना, लकड़ी का जलना, तो इस टाइप के एग्जाम्पल, जैसे दही दही का बनना, मेकिंग ऑफ कर्ड, दूध से, वो भी तो एक केमिकल चेंज हो रहा है। या दूध का खट्टा हो जाना, सोरिंग ऑफ मिल्क। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट ये डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे हैं? ये सब केमिकल चेंजेस हैं। तो अभी हम केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को, फिजिकल चेंज दोनों हमारे माइंड में क्लियर हो गए होंगे, और हम अभी पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? एक टाइप का प्रोसेस है, जैसे मैं बताया आपको, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज मतलब जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो एक प्रोसेस है जहां पे दो केमिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्ट करने के बाद नया केमिकल फॉर्म करते हैं और नई प्रॉपर्टीज वाला होता है। तो न्यू सब्सटेंस जो भी यहाँ पे फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। बात समझ में आई? यानी द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। तो दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे। और जहां केमिकल रिएक्शन का मतलब जहां पे आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व करते हैं, पार्ट करते हैं रिएक्शंस में,
तो वो वाला प्रोसेस होगा और नए वाले प्रॉपर्टीज के साथ में नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो इस टाइप के इस प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फिर एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल आप लोगों ने देखो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो हाइड्रोजन तो सपोज हाइड्रोजन के इधर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो एटम यानी मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के भी दो एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेगा और पानी बना देगा। क्या बना देगा, पानी बना देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। तो कैसा प्रोसेस है, इस टाइप के प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एक अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, और जो पानी है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके, इंटरेक्ट करके और अलग प्रॉपर्टी का एक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक, समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, जो हम देख रहे थे अभी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है मिलके और पानी बन रहा है। तो उससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है और हम थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और ऑक्सीजन का क्या होगा, पानी बनेगा, हीट इन्वॉल्व है कि नहीं, इस टाइप की बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमें खाली रिएक्शन से पता नहीं चलती। बट अगर इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशन क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब सिंबल्स की हेल्प से हम रिएक्शंस को लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद फॉर्मूला एंड सिंबल्स। तो इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके और सिंबल्स यूज करके, सिंबल्स की हेल्प से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री में, और ये आपको आना भी चाहिए कि भाई आपको इक्वेशन लिखनी भी आनी चाहिए, उसको एक बैलेंस करके भी लिखना होता है, वो भी समझ आना चाहिए। वो हम लास्ट में इसमें जब आगे चलेंगे चैप्टर में, तब हम बहुत सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो जैसे उसी एग्जांपल को लेते हैं, हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन का एक सिंबल बनाया, मैंने क्या सिंबल बनाया, क्योंकि सिंबल की हेल्प से हम इसको समझने वाले हैं। तो उसमें मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, फिर हम एक एरो लिखते हैं, फिर सामने एरो लिखते हैं। तो ये जो चीज है, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, क्योंकि रिएक्ट करने वाले होते हैं, इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन में पार्ट लेने वाले होते हैं, और सामने जो इनका रिएक्शन करने के बाद जो रिजल्ट बनता है, जो सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इस केस में क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, H2O, पानी का सिंबल होगा H2O। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये एरो करके लिखते हैं हम, तो यहाँ से और ये दोनों रिएक्ट करके इस साइड में रिएक्शन हो रहा है और हमारा पानी बन रहा है। तो ये होती है इक्वेशन। इसको बैलेंस करना कैसे करना, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, यहाँ पे दो एटम है, तो हम इसको अगर बैलेंस करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बट हम बाद में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो गए, बट साथ ही साथ में हाइड्रोजन के भी तो 4 हो गए, तो हाइड्रोजन के 2 into 4, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 into 2 4, तो
जैसे 2 × 2 4 और 2 × O ऑक्सीजन के 2 एटम। तो ये सब करना तो हम सीखेंगे बाद में, बट मेनली अभी यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि केमिकल इक्वेशंस है क्या। तो केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स की हेल्प से, फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी केमिकल प्रोसेस को या केमिकल जो रिएक्शंस हो रही है उसको लिखने के लिए, ताकि उसमें से एक केमिकल इक्वेशन को देखने मात्र से ही आपको बहुत सारे उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके कि कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, हीट इन्वॉल्व है, कोई कैटेलिस्ट है क्या, कोई गैस इवोल्व हो रही है क्या, और कितने टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें लिखते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम ये चीज देखते हुए जाएंगे, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि ऐसी कोई बात जिससे पता चल जाए हमें कि यहाँ रिएक्शंस हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज है ना। जैसे हो सकता है टेम्परेचर, या गैस का इवोल्यूशन, या प्रेसिपिटेट का बनना। तो ये सब चीजें अगर हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या क्या है हमें केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हमें पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहले वाली जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो गैस इवोल्व हो रही है, कहीं पे गैस निकल रही है, 2 या 3 केमिकल आपस में इंटरेक्ट किया और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन बन रहा है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। अगर गैस निकल रही हो तो हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जिंक के कुछ अगर हम टुकड़े ले लें जिंक ग्रेनुअल और किसी फ्लास्क में लें, सपोज कोई कॉनिकल फ्लास्क है मेरे पास और उसमें मैंने जिंक के कुछ टुकड़े मैंने ले लिए जिंक के फ्लास्क के अंदर। अभी इस फ्लास्क के अंदर मैं अगर डाइल्यूट H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूं, तो मैंने इसमें डाल दिया इधर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसके अंदर, है ना। तो क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4, और ये क्या है मेरा जिंक, है ना। तो जिंक जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे ना कुछ बबल्स निकलते हैं, कुछ ना गैस के बबल्स निकलते हैं। तो छोटे छोटे बबल्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, छोटे छोटे बबल्स ऊपर की तरफ जा रहे हों। तो जब मुझे बबल्स दिखने लग जाते हैं इस लिक्विड सॉल्यूशन में, तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो ये बबल किसके होते हैं, वैसे ये बबल जो है वो हाइड्रोजन के होते हैं, H2 गैस के होते हैं, H2 गैस होती है। तो ये गैस इवोल्व हो रही है यहाँ पर, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ऐसा होगा कोई भी गैस अगर इवोल्व होगी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी बात होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये समझ में आ गया यहाँ पर। अभी दूसरी चीज होती है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जब प्रेसिपिटेट बन जाए, ऐसा कुछ पता चले प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट आप लोग जानते होंगे, अगर आपने केमिस्ट्री में कुछ प्रैक्टिकल किए हों या करने वाले होंगे अभी अगर आपको मौका मिला। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है कि झाग जैसा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जिस सॉल्यूशन में ये बना होता है उसमें ये इनसोल्युबल होता है। तो जैसे ये सॉलिड फॉर्म का होता है और उसमें इनसोल्युबल होता है, ये झाग जैसा दिखता है आपको प्रेसिपिटेट। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने सपोज आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड लिया जो कलरलेस है। पोटेशियम आयोडाइड क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड ये ले लिया। तो इसमें भर लिया इसके अंदर, ठीक है, ये कलरलेस है, ठीक है। अभी इसके अंदर आप क्या करो, लेड नाइट्रेट जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालो। तो आपने सपोज यहां से इसके अंदर से एक अलग तरीके से यहां इसके अंदर पोर किया थोड़ा थोड़ा लेड नाइट्रेट। तो जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा तो दोनों कलरलेस है, लेकिन जैसे ये इसके अंदर जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुआ कि नहीं। कैसे, इसके अंदर येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब झाग टाइप बनेगा जो मतलब सोल्युबल नहीं है। क्या चीज सोल्युबल नहीं है, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, लेड नाइट्रेट
और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करेंगे और लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा। और वो किस कलर का होगा? वो येलो कलर का होगा। तो येलो कलर का होगा, वो फॉर्म करेगा वो झाग सा यहाँ पे, प्रेसिपिटेट जो होगा इसको सॉलिड फॉर्म में होगा झाग जैसा। तो वो फॉर्म होगा। जैसे ही वो फॉर्म हो गया तो आप समझ जाओगे कि हाँ रिएक्शन यहाँ पे हो गया है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि प्रेसिपिटेट का बनना। तो या तो गैस इवोल्व हो रही है, गैस निकल रही है, उससे कुछ समझ में आ रहा है, या प्रेसिपिटेट बन रहा है यहाँ पे, जैसे गैस नहीं निकल रही तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो प्रेसिपिटेट की हेल्प से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। अगला आता है कलर का। तो अभी अगला कलर का लिख लेते हैं, उससे पहले नोट कर लो आप। तो अगला है चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनकी पहचान ना जब कलर चेंज होगा तब हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो जैसे साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या नॉर्मली जो ये होता है वो पर्पल कलर का होता है। इसका जो कलर है वो है पर्पल कलर का। अगर आप साइट्रिक एसिड इसके अंदर डाल दोगे तो पर्पल कलर जो है इसका गायब हो जाता है ना। दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करेंगे तभी तो होगा, है ना। तो रिएक्ट कर जाते हैं और कलर इसका गायब हो जाता है। तो इसमें देखो इसको कैसे करेंगे। साइट्रिक एसिड किस में होता है? जैसे लेमन में होता है। लेमन का जो जूस होता है उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है। लेमन के अंदर जो नींबू होता है। तो आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो कोई। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ना पोटेशियम परमैंगनेट ले दो। ये परमैंगनेट ले लिया आपने, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये ले लिया पोटेशियम और परमैंगनेट, ये वाला। तो इसका कलर क्या है? ये पर्पल कलर का है ना। पर्पल कलर का है, ये पर्पल कलर का है। तो इसमें आपने लेमन की ना कुछ बूंदे डाल दो इसके अंदर। जूस, लेमन का जो जूस है वो निकाल के इसके अंदर डाल दो, है ना। तो आप देखोगे कि इसका कलर ना जो पर्पल था ना वो कलरलेस हो गया। कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। तो इसको देखने से आपको समझ में आ गया कि हाँ दोनों रिएक्ट किया। इस सब्सटेंस ने इस सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट किया होगा, तो ये तब ये जाके रिएक्शन करके इसका जो कलर जो है वो गायब हो गया होगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें कलर चेंज होगा। तो कलर चेंज होने से भी आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वाली जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो गया है। ठीक, इसके आगे वाला पढ़ते हैं। अब जो है अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। नेक्स्ट वन है चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर देखो कभी क्या होता है ना, कोई दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अभी हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे क्विक लाइम होता है, CaO, क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम यानी जो चूना होता है ना, क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना, CaO, क्विक लाइम। तो इसको आप रिएक्ट करो पानी के साथ। कैसे? कोई बीकर ले लो, एक हार्ड बीकर ले लो, थोड़ा हार्ड वाला, क्योंकि यहाँ हीट थोड़ा सा ना हीट निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसमें ना ये ले लिया, CaO ले लिया यहाँ पे, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे इसने ये ले लिया CaO, है ना। तो इसमें क्या करो, थोड़ा ना पानी धीरे धीरे स्लोली पानी ऐड करो। पहले क्या ले लिया? CaO, क्विक लाइम ले लिया इसमें, क्विक लाइम। अब इसमें जो है ना आप पानी जो होता है ना पानी, वो इसमें ऐड करो धीरे धीरे। तो आप देखोगे यहाँ पे ना हीट निकल रही है, मतलब यहाँ पे हीट निकल रही है। अब अगर आप ध्यान से केयरफुली अगर आप इसको टच करोगे बीकर को तो आपको हीट महसूस होगी, यहाँ पे हीट निकल रही है, तो ये गर्म हुआ महसूस होगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होने से हमें पता चल रहा है कि हाँ CaO ने H2O के साथ में रिएक्ट किया होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, वो क्या बनाया वो हम आगे चल के देखेंगे। बट यहाँ पे बेसिक समझना है शुरू में कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है तब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जिस इक्वेशन के अंदर, जिस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर निकलता है, टेम्परेचर राइज होता है या हीट बाहर निकलती है, उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स
क्या बोलते हैं, जिसमें हीट जो है बाहर निकलती है, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी जिसमें टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है, जैसे एक रिएक्शन ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल ये होता है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, अगर आप इनको मिलाते हो आपस में, तो आप देखते हो कि जिस चीज में रखे हुए हैं वहां पे इन दोनों का जो टेम्परेचर अगर आपने मिला दिया तो कम हो गया। आप टच करके देखोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर अगर कम हो रहा है प्रोडक्ट्स का, तो इट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो रिएक्शन तो हो रही है, बट साथ में ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, हीट ले लेगा और रिएक्शन करेगा। तो इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस वाली को क्या बोलते हैं, जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे हमने पहले वाला देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, जिसमें हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स के ऊपर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला था और वहां पे हमें हाइड्रोजन इवोल्व होती दिखी थी। और उस फ्लास्क को अगर हम टच करके भी देखते तो वहां पे हमें वो गर्म मिलता, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता। तो वहां पे भी हमारा क्या हो रहा है, वो भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसमें हीट बाहर निकल रही है। और ये वाली जो रिएक्शन होगी जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल NH4Cl के साथ में रिएक्ट हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यानी कुछ रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और कुछ रिएक्शंस के होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे का एंडोथर्मिक और एक हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है। अभी लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बच गया एक और, वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब है कि स्टेट चेंज होना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, इस टाइप की स्टेट चेंज होना। जैसे शुरू में हमने देखा था हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और पानी क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे ये गैस वाले प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। तो ये वाले इधर क्या है, गैस, और इधर क्या है, लिक्विड। तो स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये स्टेट चेंज हो रहा है तो उससे भी हमें समझ में आता है कि भाई हाँ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपको समझ में आ गई सारी चीजें, है ना। फिजिकल चेंज भी समझ में आया, केमिकल चेंजेस भी समझ में आए, फिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो समझ में आया। उसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे कैसे कैरेक्टराइज करोगे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस अगर निकल रही तो हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। Next is formation of precipitate. If some precipitate, a solid type part from the substance is formed, then it is characterized that chemical reaction is taking place. Next, हमने क्या देखा था, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा था, है ना। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का था वो कलरलेस हो रहा था, तो वो कलर अगर चेंज हो रहा था वी कैन कैरेक्टराइज कि हाँ केमिकल रिएक्शन is taking place. Next was change in temperature, वो देख लिया था। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो भी ये केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहा है। तो आई होप ये सारी चीजें जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे हम सीधे जाएंगे, सीधे बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।